गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने पिछली क्लास में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल्स के बारे में पढ़ा था। जनरली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन बच रहा था कि आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल क्या होते हैं, कौन से कंपाउंडों द्वारा या कौन से संकुल यौगिक आपके आंतरिक कक्षक संकुल बनाते हैं और कौन से संकुल यौगिक आपके बाह्य कक्षक संकुल बनाते हैं। तो आज अपन बात करेंगे आंतरिक कक्षक संकुल क्या है और बाह्य कक्षक संकुल क्या है, यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आंतरिक कक्षक संकुल या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आंतरिक कक्षक संकुल या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो देखिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं या आंतरिक कक्षक संकुल क्या होते हैं। तो देखिए वे संकुल धातु आयन जो भीतरी यानी अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स का उपयोग करते हैं, अर्थात n-1d कक्षकों का उपयोग करते हैं, उन्हें आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि संकुल यौगिक के निर्माण में जो केंद्रीय धातु परमाणु है, जब बंध का फॉर्मेशन होगा उनमें, तो उस दौरान केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा आंतरिक कक्षक अर्थात n-1d का उपयोग किया जाता है। तो वह आपके संकुल क्या कहलाएंगे? आंतरिक कक्षक संकुल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आंतरिक कक्षक संकुल। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इन संकुलों के बनने के दौरान जो आपके डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है, किसी के अंदर डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उन इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी? पेयरिंग होगी। यानी जितने भी आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं डी ऑर्बिटल में, वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? उनके पेयर बन जाएंगे, उनकी पेयरिंग हो जाएगी। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बचेगी। बाकी के बाकी आपके सारे के सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे। तो आंतरिक कक्षक संकुल को चक्रण युग्मित संकुल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चक्रण युग्मित संकुल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें निम्न चक्रण के संकुल या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये तो हो गया आंतरिक कक्षक संकुल। अब कैसे प्रदर्शित करते हैं, किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये तो अपने को स्ट्रक्चर डिनोट करने पर या अपन को किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन से फिलिंग करेंगे तब पता चलेगी। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए परिभाषा समझ में आ गई। ठीक है, आंतरिक कक्षक संकुल होते क्या है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए जैसे K4 FeCN6, ठीक है, इसके अलावा K3 FeCN6, इसके अलावा आपका है PtNS3 प्लस का 4। क्लियर? तो ये सारे क्या है आपके, ये सारे के सारे आपके क्या है? आंतरिक कक्षक संकुल है। क्लियर? इन्हें निम्न चक्रण संकुल भी कहते हैं। फटाफट से एग्जांपल नोट कर लीजिए आप। अब बात करते हैं बाह्य कक्षक संकुल की। तो देखिए बाह्य कक्षक संकुल में क्या होगा? ऐसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या बाह्य कक्षक संकुल में क्या होगा? देखिए बाह्य कक्षक संकुल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनमें क्या होगा? इन संकुलों में
धातु आयन बाहर वाले डी कक्षक अर्थात एन डी कक्षकों का, बाहर वाले डी कक्षक है उनका उपयोग करते हैं, अर्थात एन डी कक्षकों का उपयोग होता है। यानी ऐसे संकुलित धातु आयन जो बाहर वाले डी कक्षकों का उपयोग करते हैं उन्हें बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? एक चीज को ध्यान रखना, जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आंतरिक कक्षक संकुल है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड के दाता होते हैं, अर्थात जिनकी फील्ड स्ट्रेंथ वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, उसके अनुसार जो आपके जो लिगेंड्स है उनको हार्ड, कठोरता और दुर्बलता के आधार पर भी अरेंज किया गया है। तो उस अनुसार जो आपके लिगेंड है, अगर आपके लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड से बिहेव करते हैं तो वह सारे के सारे लिगेंड किसका फॉर्मेशन करेंगे? आपके आंतरिक कक्षक संकुल का फॉर्मेशन करेंगे। और ऐसे लिगेंड जो दुर्बल क्रिस्टल फील्ड से बिलोंग करते हैं वह क्रिस्टल आपके किसका फॉर्मेशन करेंगे? वो बाह्य कक्षक संकुल का फॉर्मेशन करेंगे। मैं आपको अभी क्रिस्टल फील्ड की स्ट्रेंथ और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बताऊंगा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर आपके लिगेंडों की कठोरता और दुर्बलता के आधार पर उनको व्यवस्थित किया गया है, उनको अरेंज किया गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके आंतरिक कक्षक संकुल है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंडों के द्वारा ही क्या किए जाते हैं? प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके अलावा जिन कॉम्प्लेक्स पे चार्ज ज्यादा होता है, यानी सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज ज्यादा होता है, वह संकुल यौगिक आपके क्या बनाएंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और जिन कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कम होता है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और इसके अलावा पहले मैं आपको जनरली आउटर कॉम्प्लेक्स के बारे में बता देता हूँ कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है होते हैं। तो ऐसे संकुल यौगिक जिनमें धातु परमाणु, ऐसे संकुल यौगिक जिनमें धातु परमाणु बाहर वाले डी कक्षकों का अर्थात एन डी कक्षकों का उपयोग करते हैं, उन संकुलों को अपन क्या कहते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी बाह्य कक्षक संकुल कहलाते हैं। क्लियर है? यहाँ तक देखो एग्जांपल की बात करें तो जैसे कोबाल्ट का कोई कॉम्प्लेक्स है आपका, ठीक है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है और साथ में Cl2 जुड़ा हुआ है। क्लियर? यहाँ तक ऐसे आपका आयरन का कॉम्प्लेक्स है, जैसे इसके पास Cl2 जुड़ा हुआ है। ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स कैसे हैं? आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इसी के साथ आपके कोई अमोनिया का और मान लो और एग्जांपल लो Cl2। क्लियर है? यहाँ तक ऐसे कोई कॉपर का होगा, कोबाल्ट का हो गया, कॉपर का ले लो। ये सारे के सारे एग्जांपल हैं। ये कौन से टाइप के कॉम्प्लेक्स है? ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को अपन उच्च चक्रण संकुल के नाम से भी जानते हैं। इन ऑर्बिटल्स में क्या होगा? जो डी ऑर्बिटल्स है, आपके डी ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, उन आपके जितने भी डी ऑर्बिटल में युग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है, उन युग्मित इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? पेयरिंग नहीं होगी, यानी सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? अयुग्मित होंगे। तो इन ऑर्बिटल्स को अपन क्या, इन ऑर्बिटल्स को उच्च चक्रण संकुल के नाम से भी जानते हैं। पहले वाले कौन से थे? आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाले थे, वो क्या थे? वो निम्न चक्रण के संकुल थे। ये क्या है? उच्च चक्रण के संकुल है, जिन्हें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मेरे हिसाब से क्लियर है। वैसे सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ आपका कि जो धातु के आंतरिक डी कक्षकों का उपयोग करते हैं संकुल यौगिक के निर्माण के दौरान, यदि केंद्रीय धातु परमाणु आंतरिक डी कक्षकों का उपयोग होता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु के आंतरिक डी कक्षकों का उपयोग होता है, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? आंतरिक ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और यदि केंद्रीय धातु परमाणु के बाहर वाले डी कक्षकों का संकुल के निर्माण में उपयोग हो रहा है, तो उन्हें अपन क्या कहेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। मोटी मोटी बात आपकी ये है। ठीक है, क्लियर? अब आपको मैं बता देता हूँ कि इनर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। जनरली वैसे क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाता है कि क्या होता है, संक्षेप
बनते कैसे हैं, ठीक है। तो इससे पहले अपने को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, देखिए आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, तो इस सीरीज आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उस सीरीज से अपने को ये पता चलेगा कि कौन से लिगेंड आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड के होते हैं और कौन से लिगेंड आपके वीक फील्ड के होते हैं। इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, समझाइए। तो आपको वहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताना है और वो सीरीज बनानी है। तो देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, लिगेंड की प्रबलता और दुर्बलता के क्रम के आधार पर एक श्रेणी बनाई गई है। उस श्रेणी को अपन क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो आप उस श्रेणी की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। ये श्रेणी क्या है, तो देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या कहती है, इसमें क्या किया गया, इस श्रेणी में आपके जो लिगेंड्स हैं उनको कठोरता और उनकी दुर्बलता के आधार पर सिस्टमेटिक अरेंज किया गया। तो पहले मैं एक बार श्रेणी डिनोट कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कौन कौन से, आपको पता चल जाएगा कि कौन से आपके लिगेंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड के होंगे और कौन से लिगेंड आपके वीक फील्ड के होंगे। तो देखिए इस श्रेणी का आपकी क्या है, ये देखो यहां तक इस श्रेणी में जो लिगेंड अरेंज है वो सारे के सारे लिगेंड क्या होंगे, आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड के होंगे। क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड के होंगे। इससे आगे देखिए, इससे आगे जैसे जैसे अपन जाते जाएंगे सभी लिगेंडों की जो आपकी स्ट्रेंथ, जो हार्डनेस है, जो कठोरता है, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे इससे आगे जाएंगे आपके जो लिगेंड है वह क्या हो जाएंगे, दुर्बल होते जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। इसके आगे है आपका जैसे Cl माइनस दिख रहा है यहाँ तक, या नीचे लिख देते हैं। और है इसके आगे आपका Br माइनस, इसके अलावा आपका आयोडीन माइनस। क्लियर। तो देखिए ये जो श्रेणी अरेंज की गई है, इस श्रेणी में देखो सबसे ज्यादा जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड होगा वो होगा कार्बोनिल है, साइनाइड है, फिर NO2 माइनस है। तो यहां से देखो मैं एक लाइन डिनोट कर रहा हूं, इस लाइन से इधर वाले कंपाउंड है आपके, जो इधर वाले यौगिक है वो हो गया आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जो इधर वाले लिगेंड है सारे के सारे आपके क्या है, इधर वाले सारे लिगेंड होंगे आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और इस श्रेणी के इस कंपाउंड से आगे वाले इधर वाले ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, वीक लिगेंड। क्लियर है। ये क्या है, वीक लिगेंड, वीक लिगेंड। ये सारे क्या है, वीक लिगेंड। तो वैसे इनकी कठोरता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये सबसे ज्यादा हार्ड होगा, फिर ये और लास्ट में सबसे दुर्बल होगा, सबसे वीक लिगेंड होगा वो होगा आपका I माइनस, आयोडीन होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये है आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड और वीक फील्ड के लिगेंड होने से आपके इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे बनेंगे, क्या चेंज होते हैं उनमें, कैसे इलेक्ट्रॉन्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो चीज देख लो एक बार। मैं वर्बली बोल रहा हूँ, पहले आप समझने की कोशिश करना इस चीज को। जो भी अगर किसी कॉम्प्लेक्स में, किसी भी कॉम्प्लेक्स में, जैसे मान लो आपका कोई कॉम्प्लेक्स है आयन,
एफिशिएंसी का 6 का होल 6 माइनस का 4। एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं आप अपन एफिशिएंट 6 का होल 4 6 का माइनस का सॉरी ये तो सेम हो गया आपका H2 ले लो H2 का होल 6 माइनस का 4। क्लियर। ये दो कंपाउंड आपको पहले में जो लिगेंड आ रहा है पहले कंपाउंड में जो लिगेंड आ रहा है वो है आपका साइनाइड। क्या है? साइनाइड। दूसरे कंपाउंड में जो लिगेंड आ रहा है वो है H2O। क्या है? H2O। क्लियर। H2O है। तो दोनों लिगेंड ये आपके स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंज है। देखो आप आराम से साइनाइड कहां पे आ रहा है? सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। H2O कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है जहां से वीक लिगेंड स्टार्ट हो रहे हैं। तो साइनाइड लिगेंड तो क्या हो गया आपका? स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड। ठीक है। जबकि H2O क्या हो गया? वीक फील्ड का लिगेंड। आई बात समझ। तो H2O वाले कंपाउंड कौन से ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का। जबकि साइनाइड कौन से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा? आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का। यानी आंतरिक कक्षक संकुल कौन बनाएंगे? साइनाइड वाले लिगेंड। जबकि ये कौन सा बनाएगा? बाह्य कक्षक संकुल। आई बात समझ। क्लियर है। अब एक चीज और समझना, ऐसा क्या होता है? ऐसे जनरली आपके जो डिब्लोकेट एलिमेंट्स हैं इनकी बात कर रहे हैं, इसके अलावा इनमें होता क्या है? तो देखो साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है। तो क्या करेगा? डी ऑर्बिटल के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी क्या कर देगा? पेयरिंग कर देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? पेयरिंग होगी। आपका इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होने के बाद में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या बचेगी? 0 या बचेगी नहीं? 0 या 1 हो सकती है, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तो क्या होगी? पेयरिंग हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल्स है, वो क्या है? दुर्बल वीक आपका दुर्बल लिगेंड है या वीक फील्ड का लिगेंड है। तो वीक फील्ड का होने की वजह से क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेड स्टेट में पेयरिंग नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी नहीं तो आपके इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन नहीं होगा। ठीक है। तो युग्मन नहीं होगा तो आपके कॉम्प्लेक्स कौन से बनेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे बनेंगे ये पता चल गया होगा। अब अपन स्ट्रक्चर डिनोट करके और बताएंगे। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है इन दोनों कॉम्प्लेक्स से कि जो Fe6 माइनस है, Fe6 माइनस है, ये कंपाउंड आपका क्या होता है? ये कंपाउंड आपका प्रतिचुंबकीय होता है। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है समझाइए कि क्यों Fe6 माइनस प्रतिचुंबकीय होता है जबकि Fe का होल 6 माइनस अनुचुंबकीय होता है। क्यों? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से कि Fe6 माइनस आपका प्रतिचुंबकीय होता है जबकि ये H2 आपका क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है। क्यों होता है? तो इस चीज को देखिए, इस चीज को भी समझ लेते हैं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी क्लियर है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि ये कंपाउंड आपका प्रतिचुंबकीय है जबकि ये अनुचुंबकीय है। क्यों? हो गया? तो देखिए अपना कंपाउंड था Fe6 माइनस का कितना था? 4 और था आपका Fe का होल 6 माइनस का क्या था? 4 था। क्लियर है? तो सबसे पहले अपने को क्या आइडेंटिफिकेशन करना है? इसमें अपने को
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा है कि इसके जो चुंबकीय नेचर है वो एक तो प्रतिचुंबकीय है और एक आपका क्या है अनुचुंबकीय है। क्यों है? तो सबसे पहले अपने को इसकी वीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपके इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में वीबीटी के अनुसार अरेंज करना आना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन को यहाँ पे जो आयरन की धातु है आयरन धातु उसकी ऑक्सीजन अवस्था का पता होना चाहिए। अपन क्या आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि कौन सा कंपाउंड आपका प्रतिचुंबकीय है और कौन सा अनुचुंबकीय है। एग्जामिनर ने क्या बोला है कि ये आपका क्या होता है प्रतिचुंबकीय होता है, ये क्या होता है अनुचुंबकीय। ये क्या है आपका प्रतिचुंबकीय और ये क्या है अनुचुंबकीय तो ये प्रतिचुंबकीय होता है और ये अनुचुंबकीय होता है। क्यों होता है ये बताना है। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसकी ऑक्सीजन अवस्था निकालेंगे। ऑक्सीजन अवस्था कैसे निकालेंगे? इसको जिसकी निकालनी है उसको अपन क्या करते हैं x मानते हैं। तो यहाँ पे इसको x मान लूं प्लस साइनाइड पे नेगेटिव प्लस माइनस का 1 चार्ज होता है तो माइनस का 1 इनटू साइनाइड कितने एटम है कितने लिगेंड है 6 लिगेंड है। तो 6 से क्या करेंगे इनटू करेंगे इसको तो माइनस का 4 x इजिकल टू क्या आया प्लस का माइनस का 6 इजिकल टू माइनस का 4 x इजिकल टू क्या निकल के आ गया आपका माइनस का 4 प्लस का 6 ये इधर जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा x इजिकल टू प्लस का 2। तो आयरन की ऑक्सीजन अवस्था कितनी आई प्लस का 2। इसमें भी देख लेते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो देखो इसमें भी देख लेते हैं। ये हो गया आपका x यहाँ पे प्लस यहाँ पे H2 पे जो चार्ज होता है वो H2 पे चार्ज क्या होता है 0। तो क्या हो जाएगा ये 0 कितने मॉलिक्यूल है 6 इंटू 6 से कर दिया माइनस का 4। सॉरी भाई इसके ऊपर माइनस का 4 नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन गलत पूछा हुआ है। इसके ऊपर आपका चार्ज है वो पॉजिटिव आएगा या कुछ अलग आएगा ये तो बैठेगा ही नहीं। एग्जामिनर ने क्वेश्चन की डिनोट रॉन्ग किया है क्योंकि माइनस चार्ज है तो आपका चार्ज क्या निकल के आ रहा है मेड सेंटर मेटल एटम पे Fe पे देख लेना क्या निकल के आएगा चार्ज। अभी इसको डिनोट करें अपन निकालेंगे तो x इक्वल टू ये तो हो गया 0 माइनस का 4 तो x इक्वल टू माइनस का 4। तो माइनस का 4 आयरन की ऑक्सीजन अवस्था नहीं हो सकती तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपको यहाँ पे चार्ज क्या आएगा प्लस का 2। अपन इससे आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो ऐसे में करेंगे तो अपना जो चार्ज निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा आपका प्लस का 2 आएगा माइनस नहीं आएगा मिस्टेक है क्वेश्चन में। ठीक है, चलो ये तो हो गया प्लस का 2 चार्ज आ गया। अब प्लस के 2 चार्ज दोनों में ही प्लस का 2 चार्ज आएगा लेकिन ये प्रतिचुंबकीय है और इधर वाला सॉरी ये वाला अनुचुंबकीय है और ये वाला प्रतिचुंबकीय है। कैसे है इसको अपन अभी समझेंगे। देखो तो प्लस 2 चार्ज आ गया है इनके ऊपर व्यास पता चल गया। अब देखो Fe पे जो चार्ज है प्लस का 2 यहाँ पर भी Fe पे जो चार्ज है वो है आपका प्लस का 2। ठीक है, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे अब अपन जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सामान्य अवस्था में जो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है वो होता है आपका आर्गन 18 3ds 3d6 4s2। ठीक है, आयरन कितने नंबर पे आता है आपका 26 पे ही आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे भी यही है क्लियर। तो देखो प्लस 2 ऑक्सीजन अवस्था में अब देखो आयरन के ऊपर चार्ज कितना है +2 का मतलब ये है कि आयरन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है कमी है। तो +2 ऑक्सीजन अवस्था में क्या होगा आपका
जो इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, s ऑर्बिटल से आपके 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए सामान्य अवस्था में जो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल या सामान्य, नॉर्मल जो आपका आयरन है, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। देखो क्या होगा, कितने ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल बनते हैं, टोटल 5 ऑर्बिटल है, 5 कक्षक हैं आपके, ठीक है। इसके पास नॉर्मल अवस्था में d6 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और यह हो गया आपका 6, क्लियर। और यहाँ पे s के पास कितने ऑर्बिटल है, इसको बाद में देखेंगे, पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। देखिए s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये आपका d ऑर्बिटल क्या है, खाली है, सॉरी p ऑर्बिटल आपका क्या है, खाली है। ये है आपका 3d, ये है आपका 4s, ये है आपका 4p, ये है आपका 4d, क्लियर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आयरन की नॉर्मल अवस्था में, जो आयरन की सामान्य अवस्था में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ये होगा, क्लियर। अब देखो Fe+2 जो आयरन है वो +2 अवस्था में, आयरन का +2 अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए क्या होगा, +2 अवस्था में क्या होगा, जो आपका आयरन है वहां से उसके s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो देखो टोटल डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे आपके, 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो 3d क्या है, ये 6 है, ये भी 3d 6 है आपका। तो 1 2 4 2 6, यहाँ s क्या हो गया, खाली हो गया, क्यों, Fe+2 अवस्था में अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेंशन किया है। यह आपका 4p हो गया, यह आपका 4s है और यह आपका 4d है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है भाई। अब देखो, अब जो साइनाइड लिगेंड है वो आयरन के साथ जुड़ा हुआ है, आपको पता है साइनाइड लिगेंड किसके साथ जुड़ा हुआ है, आपके आयरन धातु के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखो अब अपन क्या करेंगे, जो आयरन का है वो साइनाइड के रेस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। तो क्या कह सकते हैं अपन, आयरन का साइनाइड के साथ इलेक्ट्रॉनिक, साइनाइड के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए अब आपको ये भी पता है कि जो साइनाइड लिगेंड है, जो साइनाइड लिगेंड है वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है, यानी जो साइनाइड है उसका नेचर स्ट्रॉन्ग है, यानी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड से बिलोंग करता है। तो साइनाइड, आयरन का साइनाइड के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, देखो अपन ने क्या बोला था कि जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड संकुल में आ जाए, यानी संकुल धातु के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, पेयरिंग होगी, क्या होगी, पेयरिंग होगी, क्लियर। तो देखो कैसे होगी, साइनाइड के साथ अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेंशन करेंगे, तो जैसे साइनाइड लिगेंड के रेस्पेक्ट में अपन मेंशन कर रहे हैं, तो डी ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन से मैं 4 की क्या कर दूंगा, पेयरिंग कर दूंगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन से क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, तो आपके डी ऑर्बिटल, दो डी ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, वेकेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका 4s हो गया, ये 4p हो गया और ये आपका 4d हो गया। ये लो, ठीक है, ये 4d है आपका, ये आपका 4p है और ये आपका 4s है। तो देखिए अब जो वेकेंट ऑर्बिटल्स है मेटल के, उनमें क्या करेगा, साइनाइड अपना इलेक्ट्रॉन दान करेगा, तो यहाँ पे साइनाइड बॉन्ड बना लेगा आपका, यहाँ पर भी साइनाइड बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पर भी आपका साइनाइड जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी आपके साइनाइड बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो साइनाइड अणुओं ने क्या कर लिया, बॉन्डिंग कर ली, तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया, वो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आया, देखिए वो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया आपका D2sp3, क्या निकल के आया, D2sp3। ठीक है, तो ये जो आपका संकरण है वो कौन सा हो गया, D2sp3। इसकी शेप कैसी होगी, D2sp3 में जो आपकी शेप होगी वो होगी ऑक्टाहाइड्रल, यानी जो ज्यामिति है वो क्या होगी, ऑक्टाहाइड्रल होगी। अब देखो बात ये थी, अपना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि ये प्रतिचुंबकीय क्यों होता है। तो देखिए साइनाइड लिगेंड की वजह से इसके पास जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे, उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, पेयरिंग हो गई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। तो आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन से वो क्या है, युग्मित अवस्था में है, युग्मित अवस्था में है, तो एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जिस कंपाउंड में युग्मित इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होता है, आपका प्रतिचुंबकीय होता है। आप हमेशा ध्यान रखना कि किसी कंपाउंड में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उपस्थित है, यानी किसी कंपाउंड में आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है, तो उसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होगी। और यदि किसी कंपाउंड में आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, यानी कुछ भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित नहीं है, तो सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, युग्मित हो, तो वह कंपाउंड नेचर में उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होगी। ठीक है, तो इसकी ज्यामिति ऑक्टाहेड्रल, प्रकृति प्रतिचुंबकीय और संकरण आपका D2sp3 होगा। अब देखिए, अब एक चीज और याद रखना कि जो साइनाइड है स्ट्रॉन्ग फील्ड का होने की वजह से जो धातु के अंदर वाले डी ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं, धातु के अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स काम में ले रहे हैं, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और आपका संकरण क्या हो जाएगा, आपका D2sp3, और इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय। अब उसकी बात करते हैं इसकी H2O वाले कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, इसका फटाफट से आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। अब देखिए अपन बात करेंगे इसकी H2O मॉलिक्यूल की। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। जो आपका H2O एक कॉम्प्लेक्स आयरन का, आयरन हेक्सा आयरन सेकंड। ठीक है, इसमें देखिए आपका वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी जो धातु का ऑक्सीजन अवस्था तो कहते हैं वही, तो प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है आपका, वही है 3d6 4s2। अब वही चीज देखो एक बार यहाँ पे कि जो इसी के साथ इसी से समझा देता हूँ इस चीज को भी, इसको भी वैसे वापस से डिनोट करना पड़ेगा, तो अपन इसमें समझ लेते हैं। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आयरन का नॉर्मल अवस्था में इलेक्ट्रॉन विन्यास वही रहेगा 3d6 4s2, और आयरन का प्लस 2 ऑक्सीजन अवस्था में क्या रहेगा,
जाएंगे, निकल कर चले जाएंगे। क्लियर है? जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए तो आपके डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? डी के पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे और एस को क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ पे पी भी क्या है? 0 है। डी में तो खैर है नहीं, आपके इलेक्ट्रॉन यहीं पे है अंदर वाले टू आपके D6 में, ये इलेक्ट्रॉन 3D6 में। तो देखो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो आयरन का साइनाइड के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था पहले वाले कॉम्प्लेक्स में, वहां पे क्या हो जाएगा आपका आयरन का H2O के साथ, किसके साथ? H2O के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर है? तो देखो अब इसमें क्या चेंज होगा, इसमें क्या चेंज होगा? देखिए आपको ये पता है, आपको ये पता है कि जो H2O है वो H2O आपके दुर्बल फील्ड का लिगेंड है, यानी वीक फील्ड से बिलोंग करता है। पहले वाले में तो क्या था? साइनाइड था जो स्ट्रॉन्ग फील्ड से क्या कर रहा था? बिलोंग कर रहा था। लेकिन जो आपका H2O है वो वीक फील्ड का लिगेंड है। वीक फील्ड का लिगेंड होने के कारण जो इसकी उत्तेजित अवस्था है या H2O के साथ अपन जो इसका हाइब्रिडाइजेशन सॉरी H2O के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, उसमें क्या होगा? जो H2O मॉलिक्यूल्स वीक फील्ड का होने के कारण क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करेगा, यानी इसके अंदर जो आपके D6 में जो इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है उन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी ये आपको पता है? क्यों? क्योंकि ये वीक फील्ड का है। वीक फील्ड के लिगेंड डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करने में असमर्थ रहते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर सकते। तो देखिए आपका जो H2O के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका? आयरन का, वो क्या रहेगा? वो जैसा पहले था वो एज इट इज ही रहेगा, जैसा पहले था वो वैसा ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा आपका? ये एज इट इज वैसा का वैसा ही रह जाएगा। ठीक है? अब देखिए अब इसमें होगा क्या? अब जो इसमें क्या चेंजेस होंगे वो देखिए, जो H2O मॉलिक्यूल्स है वो अपना इलेक्ट्रॉन्स युग्म, वो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ देगा? मेटल के खाली डी ऑर्बिटल्स में डी नोट अपना मतलब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? डालेगा। तो H2O मॉलिक्यूल कहाँ से बॉन्डिंग करेगा? देखिए यहाँ से, यानी वह एक तो s ऑर्बिटल काम करेगा, मतलब एक H2O मॉलिक्यूल आपके s ऑर्बिटल से जुड़ेगा, दूसरे 3 H2O मॉलिक्यूल आपके p ऑर्बिटल से, दूसरे 3 H2O मॉलिक्यूल आपके 3 H2O मॉलिक्यूल p ऑर्बिटल से जुड़ेंगे। ये लो, ठीक है? तो देखो इसमें क्या हो रहा है? जो H2O मॉलिक्यूल्स है वो वैकेंट ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं और आपके जो आयरन्स के डी ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी पेयरिंग नहीं हो रही है। तो इसके पास जो अद्वितीय इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो कितनी है? आपकी 4 है। तो इसके पास अद्वितीय इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उपस्थित होने के कारण यह कंपाउंड आपका क्या होगा? अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। और इसका संकरण क्या होगा? इसका संकरण होगा आपका sp3d2। क्लियर है? क्या होगा? sp3d2 होगा। क्लियर? तो आकृति तो वही, ज्यामिति इसकी क्या होगी? ज्यामिति तो आपकी वही क्या होगी? अष्टक बल की होगी। लेकिन जो ऑर्बिटल्स आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये आपका कैसा होगा? ये आपका अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। क्लियर है? समझ में आया? तो सारी कहानी किस पे डिपेंड है? कौन अनुचुंबकीय होगा, कौन प्रतिचुंबकीय होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग के ऊपर निर्भर करती है। यदि आपका H2O मॉलिक्यूल, यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल आ रहा है तो H2O मॉलिक्यूल क्या था? आपका वीक फील्ड का लिगेंड था। वीक फील्ड का लिगेंड होने की वजह से डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर पाया। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर पाया तो आपके 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होने के कारण यह अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा।
ठीक है, ज्यामिति क्या होगी, अनुचुंबकीय। संघटन क्या होगा आपका, sp3d2। क्लियर है यहाँ तक। और चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी आपकी, अनुचुंबकीय। चलो ये तो क्लियर हुआ। आगे बात करेंगे अपन वीबीटी के अनुसार। वीबीटी के अनुसार संकुल यौगिकों में ज्यामितीय गुण और उनकी ज्यामिति और चुंबकीय गुणों की व्याख्या देखेंगे कि वीबीटी सिद्धांत संकुल यौगिकों में ज्यामिति की कैसे व्याख्या करता है, और वीबीटी के अनुसार आपके संकुल यौगिक चुंबकीय कौन से संकुल यौगिक चुंबकीय प्रवृत्ति कैसे प्रदर्शित करते हैं। जो आपने ये चीज देखी है ये भी वीबीटी के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन वीबीटी से संकुल यौगिकों के अंदर चुंबकीय गुणों के बारे में और ज्यामिति के बारे में भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कंपाउंड आपका प्रतिचुंबकीय होगा, कौन सा कंपाउंड अनुचुंबकीय होगा। इसके अलावा आपके कंपाउंड्स की ज्यामिति के बारे में भी पूछा जाता है। तो वीबीटी के अनुसार संकुल यौगिकों की ज्यामिति और चुंबकीय गुणों की व्याख्या अपन देखेंगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्लास में अपन संकुल यौगिकों में जो ज्यामितीय गुण है और आपके चुंबकीय गुण है उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।